नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको अच्छे से आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे और उसका हिंदी अनुवाद, व्याख्या या प्रश्न जो भी चीज़ें हैं वो आप तैयार कर रहे होंगे। इसी विश्वास के साथ आज हम पुनः जो हिंदी का अनिवार्य संस्कृत है सिलेबस में जो आपका है उसका प्रथम पाठ वाराणसी, जिसका हम गद्य आपको अच्छे से पढ़ा दिए, अच्छे से समझा दिए थे। अब उसी पाठ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उस अभ्यास प्रश्न का हल या उसका आंसर हम इस दूसरी वीडियो में देखेंगे। जब आप उसको अच्छे से अध्ययन कर लिए होंगे तो इस प्रश्न को हल करने में भी बहुत आसानी आपको होगी। फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि कैसे इसका आंसर दिया जाएगा, कैसे हम इसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ शब्द लिखा है संस्कृत में लिखना है। किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है, ठीक ना। अब इसका मतलब हमको पूरे का आंसर संस्कृत में देना है। ठीक हो गया ना। चलिए अब देखिए लिखा है कि वाराणसी नगरी तस्याः नद्याः कूले ताः न वाराणसी नगरी तस्याः षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है स्त्रीलिंग में। कस्य पुल्लिंग, कस्याः स्त्रीलिंग। नद्याः ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में ही नदी, आप रूप जानते ही हैं। कूले शब्द, कूले का अर्थ होता है तट पर या किनारे पर। ये कहाँ कहाँ है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब आप सप्तमी में जानते हैं अधिकरण है अर्थात में पर, तो कुल पर, तट पर, स्थिता माने स्थित है। प्रश्न बना कि वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिताः, अर्थात जो वाराणसी नगरी है वह किस नदी के तट पर स्थित है। क्लियर एकदम ना। अभी आप पढ़े हैं पैराग्राफ, किताब आप लोग साथ में लिए रहिए, खुद ही प्रयास करिए खोजने का, क्योंकि जब आप खुद से किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो वह समाधान आपको पूरी जिंदगी याद रहता है, क्योंकि आपने उस पर वर्क किया है, क्योंकि आपने उस पर मेहनत किया है। तो चलिए हम आपको उस पैराग्राफ में ही दिखाते हैं जहां आप जान पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। देखिए एक मिनट, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है स्पष्ट अक्षरों में कि पहले तो लिखा है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विमल सलिल तरंगाया। यह माने यह जो गंगा, अरे वाराणसी नगरी है, यह विमल पवित्र जल और तरंगों वाली गंगाया कूले स्थिता। ये आपका प्रथम प्रश्न का आंसर कि गंगा के कुल पर स्थित है, ठीक ना। कहा आप देखिए प्रश्न था कस्याः नद्याः स्थिताः कूले स्थिताः, माने किस नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न जो है वह षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो हमको आंसर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही देना है। इसलिए वहां कस्याः पद को हटा करके हम क्या लिख देंगे? गंगाया, बस इतना ही। क्योंकि नद्याः कूले स्थिता तो हो ही जाएगा, और तो ये है, तो बस इतना ही कि वाराणसी नगरी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता, अर्थात गंगा नदी, अरे वाराणसी नगरी गंगा के तट पर स्थित। एक प्रश्न का आंसर हो गया। फिर अब हम दूसरे प्रश्न को देखते। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है। अच्छा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। देखिए 2016 में भी आया, 19 में भी आया, 2022 में भी। ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप समझिए। बड़ा आसान है, आप खुद ही आंसर लगा देंगे, फिर भी बता दे रहे हैं। अब देखिए वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन आया ना, यहाँ भी कस्या, यहाँ भी कस्या, यहाँ भाषायाः, यहाँ नद्याः, षष्ठी एक वचन। फिर अर्थ क्या निकले? का के की, अर्थात किस भाषा का केंद्र स्थल
का वाराणसी। वाराणसी किस भाषा का मुख्य स्थान है, केंद्र स्थान है? ठीक है, फिर षष्ठी में ही आंसर देना होगा। तो आके हम लोग देखते हैं कि इसका कहाँ मिलेगा। अब देखिए, अब इसमें आप देखेंगे तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, तब मिलेगा आप। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए लिखा है ऐसा, सॉरी कहते हैं, देखिए लिखा है ऐसा नगरी, माने यह वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो ये नहीं लिखना है भारतीय संस्कृति, वहां सिर्फ क्या पूछा है, कस्या भाषाया केंद्र स्थलम, इस भाषा का केंद्र स्थान है, मुख्य स्थान है। तो आप इतना अर्थ लिखेंगे संस्कृत भाषाया, विशेषण विशेष हो जाएगा, तो यहाँ हो जाए संस्कृत भाषाया, विसर्ग का स हो गया है। यहाँ था आ चा याह प्लस च, तो ये जो याह पद है विसर्ग से युक्त है, प्रकार च हो जाता है तालुक शकार सूत्र से, सूत्र हो जाएगा, तो हो जाएगा भाषाया से। तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे संस्कृत भाषायाः, बस इतना है, भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। प्रश्न आप समझते रहेंगे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए इसमें लिखा है कि, देखिए दिखा दे रहे हैं, देखिए कस्या भाषा, सिर्फ भाषा पूछा है, क्या पूछा है आप बता देंगे कि वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति, इस भाषा का केंद्र। ये भी आपका 2019 और 2022 में पूछा गया। फिर अगला है कुत्र मरणम मंगलम भवती, कहाँ मरना मंगलकारी होता है, है। तो कहाँ स्थान का नाम दे दिया, जैसे आपसे पूछे किस विद्यालय में पढ़ते हो या कहाँ पढ़ते हो, तो आप बताते हैं कि हाँ इलाहाबाद पढ़ते हैं, दिल्ली मुंबई पढ़ते हैं, जो भी हो, तो वह स्थान विशेष है, विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय स्थान विशेष है। तो स्थान जो होता है वह क्या होता है, अधिकरण होता है, आधार होता है। तो आधार में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर हमको सप्तमी विभक्ति में ही देना है। तो आप जानते हैं जो श्लोक था उसमें लिखा था अत्र यत्र मंगलम मरणम अस्ति, यत्र माने जहाँ काशी में मरना मंगलकारी होता है, उस काशी से किसी हम तुलना या उपमा या समानता कर सकते हैं। तो वहां पर सब जो आंसर था काशी पद था। अब यह जो काशी है इसी का जब हम सप्तमी एक वचन में रूप बनाएंगे, क्योंकि काशी एक ही है और वह आधार है, इसलिए सप्तमी हो जाएगा, इसका बन जाएगा काश्याम। म का अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, म व्यंजन वर्ण है इसलिए। तो पुत्र हटा देंगे, आप लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, वही काश्याम मरणम मंगलम भवती, काशी में मरना मंगलकारी होता है, कल्याणकारी होता है। का आप लोग देख लीजिए, भी आपका क्लियर हो जाए। देखिए लिखा है ना, सा काशी, उस काशी से, मंगलम मरणम यत्र विभूति से विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन नियते, उस काशी से किसकी मानता है तो कर सकती है। तो काशी शब्द आया है जहां मरना मंगलकारी होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका काश्याम, मीन्स काशी में, वाराणसी में। चाहे आप वाराणस्याम कह दीजिए, चाहे आप काश्याम कह दीजिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ काशी शब्द लिखा है इसलिए आप काश्याम लिख सकते हैं। लेकिन यदि वाराणसी है तो वाराणस्याह बन जाएगा, स्त्रीलिंग, नद्याह की तरह रूप चल जाएगा। खैर काशी दिया इसलिए आप काशी ही आंसर लगाइए। चलिए फिर हम फिर अगले प्रश्न की ओर हम आप पढ़ते हैं। चलिए, तो आपका 3 प्रश्न हो गया। अब हम अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न, चलिए इसमें 6 ही प्रश्न हैं, तो हम
बता देते हैं। प्रश्न आसान है क्योंकि आप अच्छे से पढ़े हैं, और आप इतना दिमाग में रखे रहिए हमेशा कि जब भी प्रश्न का आंसर हमको देना हो तो जो क्वेश्चन मार्क जिस विभक्ति वचन में हो उसी विभक्ति वचन में ही आना चाहिए। देख लीजिए उत्तर वाला हो गया। अब आया कि वाराणसी किम अर्थम प्रसिद्ध, अर्थात यह जो वाराणसी है यह किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तब इसमें आप देखिए आंसर बताएंगे कि वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक, देखिए किम अर्थम किस लिए, ठीक है। आप आके हम लोग आंसर खोज लेते हैं आराम से। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें लिखा कि अध्ययन अध्यापन संस्कृत भाषा के स्थलम अस्ति, यहाँ देखिए संस्कृत वांगमय संस्कृत से आलोक सर्वत्र प्रसरित मुगल राजा से अत्र आगत तीन उपनिषदाम। आराम से हम देखेंगे आंसर मिल जाएगा इसी में ही, प्रश्न में ही आपका जो ये पैराग्राफ है इसी में ही आप है, देख लेते हैं। अभी तो कला क्षेत्र नगरी विविध कला नाम, अगले पैराग्राफ में देखते हैं। शिल्पिनाश लोके विश्रुता, यही शब्द यही आंसर होगा। देखिए कैसे होगा, विश्रुता माने प्रसिद्ध होना, विश्रुता माने प्रसिद्ध होना, अर्थात वह प्रसिद्ध है। तो दोनों उस पैराग्राफ में थोड़ा सा है। तो देखिए पहले उस पैराग्राफ का अंतिम लाइन हम जब देखते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है, हाँ देखिए कि न केवलम, अच्छा एक मिनट हम मिटा देते, कहा कि न केवलम, न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानाम कलानाम, माने न केवल दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं से युक्त। फिर आगे 8 में लिखा शिल्पानांच और शिल्पों के लिए, कृत्य माने के लिए, लोके विश्रुता माने संसार में प्रसिद्ध है। तो पूरा आप आंसर लिखेंगे। जैसे ये वाला हो जाएगा कि न केवल दर्शन साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प के क्षेत्र में पूरे विश्व में विश्रुता माने प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर ये हो जाए। चौथे का आंसर देख लेते हैं। किम अर्थम प्रसिद्धा लिखा था, किस लिए प्रसिद्ध है, तो वह पूरी बात आप लिखेंगे। वाराणसी न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला मीन्स अनेक विविध कलासु माने विविध कलाओं में, और शिल्पास्य शिल्प में पूरे विश्व में प्रसिद्धा, अरे प्रसिद्ध है, विस्तृत माने प्रसिद्ध। ये पूरा आप पैराग्राफ का आंसर दे देंगे। फिर लिखा कि वाराणसी, वाराणसी कस्याः केंद्र स्थली अस्ति, माने वाराणसी किसका केंद्र स्थल है, मुख्य स्थान है। अब यहाँ पर जब आप आंसर देंगे तो यहाँ भाषा और संस्कृति जो था दोनों यहाँ आंसर हो जाएंगे। आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। एक मिनट को नीचे करते हैं। ठीक ना, देखिए ये जो प्रश्न था वही है, भारतीय संस्कृति भाषाया संस्कृति ही, ठीक ना, ये पूरा आंसर हो जाए कि भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया से केंद्र स्थलम। वाराणसी किसका केंद्र स्थल है, तो आप बता देंगे कि वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया से केंद्र स्थलम अस्ति। यही आपका प्रश्न था, ठीक ना। तो उसको एकदम आराम से आप समझिए। देखिए यही पूछा है
कि वाराणसी किसका केंद्र स्थली है, मैं उसका किसका केंद्र स्थान है, तो भारतीय संस्कृति है, संस्कृत भाषाया केंद्र स्थली अस्ति। ठीक है, वाराणसी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। ये पूरा आपका यहाँ से जो आंसर है ये हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया माने भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ये आंसर हो गया। तब किसी आपके पैराग्राफ में है, आप उसी को क्लियर करेंगे, आम आंसर दे देंगे और याद करने की बहुत जरूरत नहीं, खाली आप उसको समझ ही रहिए अच्छे से। फिर लिखा कि वैदेशिका किमर्थम वाराणसी आगच्छन्ति, माने जो विदेशी लोग हैं किस लिए, किम अर्थम, किम माने किस और अर्थम माने लिए, किस लिए, आगच्छन्ति मीन्स आते हैं, वैदेशी मीन्स विदेशी लोग बनारस में, वाराणसी मीन्स वाराणसी में, किम अर्थम आगच्छन्ति किस लिए आते हैं। देख लीजिए इसी में आंसर आपका है। अब लिखा है, देखिए शुरू में था ये कि जो विदेशी हैं, देखिए यहाँ पर आंसर आपका मिटा दे। कोई चीज आप आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे तो अपने आप क्लियर होगा। देखिए यहाँ लिखा है, दिख रहा होगा, दिख रहा, लिखा वैदेशिक, लिखा है वैदेशिका गीर्वाण वाण्याः, गीर्वाण अर्थात देवताओं की, वाण्या मीन्स वाणी अर्थात संस्कृत भाषा का, अध्ययनाय अध्ययन करने के लिए, अत्र माने यहाँ बनारस में, आगच्छन्ति माने आते, वैदेशिका किम अर्थम वाराणसी आगच्छन्ति, वाराणसी आगच्छन्ति, ये प्रश्न था कि विदेशी लोग बनारस में किस लिए आते हैं, तो आप आंसर देंगे कि वैदेशिका वाराणसीम, और भी लिख देंगे वाराणसीम गीर्वाण वाण्याः अध्ययनाय आगच्छन्ति, अत्र हटा देंगे क्योंकि अत्र लिख दिया हमने वाराणसी, तो आप लिखेंगे पूरा पूरा आंसर कि वैदेशिका वाराणसीम गीर्वाण वाण्याः अध्ययनाय आगच्छन्ति, अर्थात संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए आते हैं। ये आपका आंसर हो गया। फिर अगला हम प्रश्न देखते हैं क्या है। अच्छा आपके प्रश्न हो गए। अब हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की, ठीक ना। चलिए देखते हैं। लिखा है कि वाराणस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन, वाराणसी में, कति माने कितने, यह प्रश्नवाचक शब्द है, कति माने कितने, विश्वविद्यालयाः सन्ति माने कि बनारस में कितने विश्वविद्यालय हैं, कति माने कितने। आपने देखा था काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, यह आया था आपके पैराग्राफ में, उसको हम दिखा देते हैं। तो आपका सिर्फ आंसर होगा त्रयः माने 3, ये देखिए इसी में आंसर है। देखिए नीचे है, ऊपर कर देते हैं दिख जाए जिससे, चलिए मिटा देते हैं। ना हैंग कर रहा है बताना, चलिए ठीक। देखिए कहा, पूछा कि वाराणसी या हाँ वाराणसी कति विश्वविद्यालय सन्ति, बनारस में कितने विश्वविद्यालय हैं। देखिए अत्र माने यहाँ वाराणसी में, तो अत्र हटा देंगे, आप लिख देंगे वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय इति एते त्रयः, देखिए लिखा ना त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति,
3 विश्वविद्यालय हैं, तो आप कति हटा दीजिएगा और वहां ले दीजिएगा त्रयः। वाराणसी, अरे वाराणस्याम, सब एक वचन, वाराणसी, अरे हाँ वाराणस्याम, वाराणसी में त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। खाली कति को हटा के त्रयः लिख देना है बस, ठीक है। वाराणस्याम त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, अर्थात बनारस में 3 विश्वविद्यालय हैं। आपका ये आंसर हो गया 7वां वाला। चलिए 8वें आंसर की ओर पढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। दारा शिकोह, जो मुगल राजा था दारा शिकोह, वाराणसी आगत किम करोत, मीन्स बनारस में आकर के क्या करता। जो दारा शिकोह है वह बनारस में आकर के क्या करता, और उसके कार्य को बताना। चलिए इसी में इसका भी आंसर मिल जाएगा। जो पहला ही आपका पैराग्राफ है इसी में वो भी आंसर मिल जाए। पर चलिए भैया देखिए, आराम से आप समझेंगे, सब आंसर यही है, कुछ भी नहीं खोजना है। लिखा है मुगल युवराज, क्या लिखा है, मुगल देखिए लिखा है मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत्य, यही पूछा, दारा शिकोह वाराणसी में आगत्य किम कार्यम करोति, मीन्स क्या क्या कार्य करता है। तो कहा कि भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, ठीक ना। अर्थात वह पहला काम क्या किया कि भारतीय दर्शन शास्त्र जितने थे उन शास्त्रों का अध्ययन किया, वो जाना, समझा, पढ़ा, और उनसे प्रभावित होकर के उनके द्वारा जो उपनिषद है उसका अनुवाद फारसी में कराया गया, ठीक ना। पहले प्रश्न देखिए तब आंसर देखिए। प्रश्न आपका है कि दारा शिकोह वाराणसी आगत्य किम करोत, बनारस में आकर के क्या करता है। तो आप इसका आंसर यही दे लीजिए कि दारा शिकोह वाराणसी में आगत्य, वहां तक लिख देंगे, उसमें दिख रहा है, ठीक ना। अगर आप देखेंगे आपको में दिखेगा, नहीं तो क्वेश्चन तो सामने है, ये है तो देखिए उसमें है कि देखिए लिखा है दारा शिकोह वाराणसी आगत्य किम करोत, मीन्स वाराणसी आकर के क्या करता है। तो आप बताएंगे दारा शिकोह वाराणसी में आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, भारतीय दर्शन साहित्य ग्रंथों का करता है। एक ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, उसका आंसर देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये पारसी भाषायां आरितः, यही है इसका आंसर। पहले प्रश्न देखिए, ये है कि दारा शिकोह, दारा कस्याम भाषायाम उपनिषदाम अनुवाद अकारयत, माने दारा शिकोह किस भाषा में उपनिषद का अनुवाद कराया। भाषा में, किस भाषा में, पारसी, किस भाषा में, पारसी। आप इसमें लिख देंगे कि दारा शिकोह पारसी भाषायाम, दोनों विशेषण विशेष हो जाएंगे तो सप्तमी एक वचन में हो जाएंगे। दारा शिकोह पारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकारयत, देख लीजिए आंसर। देखिए यहाँ लिखा है ना, यहाँ ये पारसी भाषायाम कारितः, पारसी भाषा में, जिसको फारसी कहते हैं हिंदी में, तो पारसी भाषा में। अब अगला प्रश्न आप देखिए, लिखा है कि वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति, वाराणसी किसका मिलने का स्थान है। वही था विविध धर्माणाम, अभी देख लीजिए आंसर, इसका भी आंसर देख, एकदम अंतिम में लिखा, ठीक ना। चलिए देखते हैं, आंसर देख लेते हैं। लिखा है यहाँ देखिए एकदम स्पष्ट सामने ही है, बहुत ज़्यादा कहीं जाना नहीं है। पहले इरेजर कर लेते हैं, ज़्यादा सही है।
ठीक ना। देखिए लिखा है एवं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, बस यही आपका आंसर है कि जो वाराणसी नगरी है वह विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, माने विविध धर्मों की संगम स्थली। यही प्रश्न, वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति, कस्य षष्ठी है, यहाँ भी षष्ठी बहुवचन क्योंकि विविध धर्मों का हो गया, तो वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। फिर आप हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सब प्रश्न पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबके सब इम्पोर्टेंट है। इसको आप पढ़िए, समझिए, जानिए, ठीक ना। तो यहाँ कुत्र नगरी कुत्र स्थिता विविध धर्म। अच्छा, फिर वही प्रश्न आ रहा है, छोड़िए, ये 10 तक हो ही गया था, 11 12 पर 2 हम देख लेते हैं। देखिए कहाँ वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता, अर्थात बनारस ये जो नगर है, शहर है, ये कहाँ स्थित। ठीक है, विविध धर्माणाम संगम स्थली कह नगरी अस्ति, माने विविध धर्मों का संगम स्थल कौन सी नगरी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वाराणसी। विविध धर्मों का वाराणसी, अभी जो आंसर अभी आप देख के आ रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगरयाम विद्यते, मतलब ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगरी में, सब सप्तमी एक वचन है, किस नगरी में, तो यहाँ आपसे इतना दे देंगे, वाराणस्याम, वाराणस्याम, इसलिए क्योंकि यह सप्तमी एक वचन का रूप हो जाएगा। अर्थात जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वह वाराणस्याम, वाराणसी नगरयाम, इस नगरी में, विद्यते माने विद्यमान है। यहाँ क्या कर देंगे, संस्कृत भाषाया संगम से खाली आप देंगे वाराणसी में, तो क्या हो जाएगा, वाराणसी। सब आंसर आपको दिखा दे रहे हैं किताब, सब लाइन आप देख लेंगे। वाराणसी नगरी कुत्र स्थित अस्ति, वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, गंगायाः कूले। ये आंसर आपका था ही, पहले वाला ही, गंगाया, गंगा नदी के, गंगायाः नद्याः भी लिख सकते हैं आप, यहाँ क्या जोड़ दीजिए आप, गंगा नद्याः कूले, ठीक है। वाराणसी नगरी कुत्र स्थित है, तो वाराणसी नगरी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता, ठीक है, कूले माने तट पर स्थित। सब आंसर आपको देख लीजिए। पहला था किस धर्म संगम स्थली, यहाँ लिखा एयम नगरी माने यह नगरी, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे वाराणसी, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, एक आंसर आपका, तो ये वाला संगम स्थली वाला सारे यहाँ वाराणसी लिखना है। फिर कहा संपूर्ण विश्वविद्यालय कहाँ, तो वाराणस्याम, ये वजह क्योंकि इन्होंने बताया ही था कि तीनों जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है, बनारस में है। पहला क्वेश्चन जो था वो उसका आंसर देखिए एकदम ऊपर दिया हुआ, एकदम ऊपर आप चलेंगे जी, सब आसान है, कुछ भी कठिन नहीं, बस आप हम समझे रहे अच्छे से विस्तार से, बस लिखा ना यहाँ गंगायाः कूले स्थित, गंगा के तट पर स्थित है, ये के तट पर है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन आपका हो गया है, उसके आगे हम बढ़ जाते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपका संस्कृत वाला। तो देखिए वाराणसी नगरी केसा संगम स्थली अस्ति, फिर वही पूछ रहा है किसकी संगम स्थली, विविध धर्माणाम, अभी जो पढ़ा के आए हैं आप उसको कर लीजिएगा। वैदिस्का पर्यटका कस्या शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रशंसति, माने जो विदेशी हैं, वह जो विदेशी पर्यटक हैं, पर्यटक में टहलने घूमने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं, कस्या शोभाम अवलोक्य, किसकी शोभा को देख करके वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। बनारस में भी किसकी शोभा देख करके
वह बनारस की बनारस की प्रशंसा करते, बनारस नगरी की प्रशंसा करते हैं। फिर समझिए, का वैदेशिका, एक मिनट, वैदेशिका, कहा वैदेशिका, विदेशी पर्यटक माने पर्यटक, विदेशी पर्यटक यही बात है मिटान। चलिए देखिए आंसर देखिए, वैदेशिका माने विदेशी, पर्यटका माने पर्यटक, कस्या माने किसकी, शोभा माने शोभा को, अवलोकी माने देख करके। किसकी षष्ठी एक वचन है, किसकी शोभा को देख करके वाराणसी की प्रशंसा करते, माने बनारस में भी किसकी शोभा को देखें तो वह बनारस की प्रशंसा किए। ये आपका प्रश्न ये तो था कि संगम स्थल तो आप जान ही गए थे, विविध धर्माणाम। इसका आंसर हम लोग आकर के देखते हैं। देखिए जी, आपका देखिए इसमें कहाँ, देखिए यही आंसर है। अगणिता पर्यटका, अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्य देशेभ्य, बहुत दूर दूर देशों से नित्य माने रोज अत्र आयन्ति, यहाँ बनारस में आते हैं। और अस्याह, यहाँ है कि घट्टानांच शोभाम विलोक्य, मीन्स बनारस के घाटों को देख करके बनारस की प्रशंसा करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा घट्टानांच, मीन्स घाटों का। च हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। घट्टानांच शोभाम, अच्छा दोनों हो जाएगा, अर्थात घाटों का यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, घंटानांच शोभाम विलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति, बहु प्रशंसन्ति। प्रश्न देखिए क्या लिखा था, प्रश्न लिखा था कि वैदेशिका पर्यटका कस्याः शोभाम, अर्थात विदेशी पर्यटक किसकी शोभा को अवलोक्य माने देख करके आप बता देंगे कि वैदेशिका पर्यटका घट्टानांच शोभाम विलोक्य, ठीक ना। उसके बाद क्या है, विलोक्य वाराणसी प्रशंसति, प्रशंसति माने प्रशंसा करते। ये आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से हो जाएगा। अब आता है आपका अगला प्रश्न जो अनुवाद से संबंधित है। तो आपको ये भी एग्जाम में आता है, ऐसे देते महात्मा बुद्ध डैश 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 लोके विश्रुता है। तो ये किताब में इस तरह से डैश डैश नहीं रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा वहाँ क्योंकि आपको उसी को देख करके उसका हिंदी अनुवाद करना होता है, तो पूरा पैराग्राफ आपके सामने लिख करके दिएगा, ठीक ना। तो इसलिए इसको आराम से उस पैराग्राफ को देख करके आप उसका हिंदी अनुवाद कर लेंगे, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप आराम से जितना भी प्रश्न है उसका आंसर दे लेंगे, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर वाराणसी संस्कृत भाषा के द्वारा किए जाने वाले कार्यों। देखिए बनारस में क्या क्या कार्य किए जाते हैं, तो ये तो आप वहाँ जा करके संस्कृत भाषा के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो आप जब कभी बनारस जाइएगा घूमने टहलने, तो जो संस्कृत विश्वविद्यालय वहाँ जाइएगा, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो छात्र हैं, जो अध्यापक हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी करने वाले लोग हैं, अगर मौका मिले तो आप उनसे बात करिएगा, उनसे चर्चा कीजिएगा कि संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए क्या ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो। अब देखिए ये जो पढ़ा भी रहे हैं ये भी एक तरह से प्रचार प्रसार ही है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं संस्कृत बहुत सरल, बहुत मधुर और बहुत मीठी भाषा है, जो हमारे हृदय मन और दिल सबको प्रसन्न करने वाली भाषा है। तो ये भी एक प्रचार प्रसार ही है। तो खैर आप जाएंगे बनारस में, अगर जो जो चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी वो आप लिख दीजिएगा। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके स्वयं के लिए है। आंतरिक मूल्यांकन है, स्वयं का मूल्यांकन। वाराणसी पाठ के आधार पर उसके महत्व को प्रतिपादित करने वाले तथ्यों को रेखांकित करिए। कि माने जब वाराणसी आप पाठ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको क्या क्या ऐसी बातें अच्छी लगी जो कि बनारस की महत्व को बताने वाली। जैसे तो यही बता सकते हैं हमारे 3 विश्वविद्यालय हैं, और फिर यहाँ विदेशी बहुत दूर दूर के विदेशी भी आते हैं, यहाँ के घाटों को देखते हैं, यहाँ घाट बहुत सुंदर है, ये इसका। अब यहाँ भारतीय संस्कृति की प्राचीन और आधुनिक सभी प्रकार की जो ज्ञान है, जो
शैली है उसको बना कर पढ़ाया जा रहा है, सबकी भाषा को आगे बढ़ाया जा रहा है, यही सब है। आप अपने मन से लिख दीजिएगा। फिर है आंतरिक मूल्यांकन में क्या है, और है वाराणसी की विशेषताओं का सारी विशेषता बता देंगे, और ये सब हो जाएगा आपका शब्दार्थ है। तो लगभग जितने प्रश्न थे वो आपका हमने लगभग समाधान कर ही दिया है, ठीक ना, और तो नहीं कुछ दिख रहा, ठीक। तो इस तरह से हम आप इस पूरे पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। तो 1 मिनट थोड़ा और आगे देखते हैं, इसमें और आगे कुछ दिया होगा अगर, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, और तो नहीं कुछ है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस पूरे पाठ का अच्छे से पूरा समाधान हो जाता है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो भी अन्य अगर कोई प्रश्न आपका बचा हुआ हो तो आप उसको भी देखिए। ये जो 3 प्रश्न थे ये छूट गए थे, ध्यान नहीं दिए, इन 3 प्रश्नों को भी आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। देखिए जैसे थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ, ठीक। देखिए निम्नलिखित शब्दों में, निम्नलिखित शब्दों में कारक, यहाँ ड लिखा गया है, ये नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा कारक, ठीक ना। क्या होता है, कारक सहित विभक्ति बताइए। इस विभक्ति का कौन सा वचन है, उसमें कौन सा कारक है, क्लियर ना। कहा देशेभ्य पहला, अध्ययनाय दूसरा, पियान तीसरा, गंगाया चौथा, और कूले पांचवा। 5 दिया गया है आपका व्याकरण की दृष्टि से। और किस कारक, क्या पूछा है, कारक। अब देखिए जो देशेभ्य है, क्या लिखा हुआ है, देशेभ्य, यह पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। कैसे है, तो देखिए उसमें लिखा था, क्या है ये, अगर वो नहीं दिख रहा तो ये कलर दिख जाएगा, पंचमी विभक्ति बहुवचन। तू दूरेभ्य देशेभ्य आगत्य, माने सुदूर स्थित देशों से आ करके, तो देश से क्या हुए, अलग हुए, तो अपादान हुआ। इसका मतलब कौन सा कारक है, अपादान कारक है। और विभक्ति कौन सी है, पंचमी विभक्ति। तो आप लिखेंगे अपादान कारक, अपादान कारक हो गया, और पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप हो गया। विभक्ति पंचमी, कारक अपादान। अध्ययनाय अध्ययन के लिए आगत्य आते हैं, तो अध्ययनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप हो गया। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कैसे, रामाय बालकाय अध्ययनाय, अविभक्ति ये चतुर्थी माने संप्रदान कारक, संप्रदान, संप्रदान कारक हो गया। और विभक्ति कौन सी हो गई, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। स्वीयान, स्वीयान का अर्थ देख लीजिए क्या है, स्वीयान, जैसे बालकान, रामान, स्वीयान। तो स्वीयान जो है यह द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप, कहाँ का रूप है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। स्वीयान, बालकान, हरीन, कवीन, सब जब नकारांत आ जाए तुरंत आप लगाएंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचन। और द्वितीय विभक्ति का कारक होता है कर्म कारक, तो स्वीयान में कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति है, ठीक। फिर आगे लिखा है गंगायाह, न कि वाराणसी किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगायाह तट लिखा था। तो गंगायाह मतलब हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन, गंगा के तट पर, संबंध है दोनों का, इसीलिए। और कारक क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो गया। और उसके बाद आपका विभक्ति कौन सा हो गया, षष्ठी विभक्ति। कूले तट पर, अर्थ क्या निकला, तट पर, सप्तमी संबोधन में पर, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया।
और कारक क्या हो जाएगा, अधिकरण। क्या कारक होगा, अधिकरण कारक, अधिकरण, ठीक ना। एक मिनट, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण कारक हो गया। तो इस तरह से आप बता देंगे। दिव्य में अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है। अध्यानान में संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति है। सुयान में कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है। गंगायाम में संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है। और कूले में अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति। अब नीचे लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नियम भी लिखिए। बड़ी वाला, चलिए देखते हैं। शब्द पहला है अत्र, अत्रागत्य, तो अलग करेंगे तो हो जाएगा अत्र प्लस आगत्य। अत्र प्लस आगत्य, त्र में अ हो गया है, यहाँ क्या है अ और यहाँ क्या है आ, दोनों मिलके बन गया अत्रागत्य। माने संधि कौन सी हो गई, पहले संधि विच्छेद आप लिख दिए, अत्र धन आगत्य आपका ये हो गया। ठीक है, संधि नियम, तो संधि है दीर्घ संधि। अगर दीर्घ संधि आप लोग जानते होंगे तो दीर्घ संधि का आप नियम लिख देंगे, किताब में दिया होगा कि जब अ ई उ री के बाद पुनः वही अ के बाद अ या ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री, एक नियम है। यदि वर्ण लिखा है में समान, मैंने अ के बाद ई अगर आया तो वहां दीर्घ संधि नहीं हुआ। अ के बाद अ ही होना चाहिए, ई के बाद ई ही होना चाहिए, उ के बाद उ ही होना चाहिए, री के बाद ई होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वहां दीर्घ संधि हो जाती है। नियम आप जानते होंगे, लिख लीजिएगा। तो दीर्घ संधि हो गई, आपका एक आंसर हो गया। फिर लिखा है वलयाकृति, फिर यहाँ दीर्घ संधि है। वलय माने घुमावदार आकृति, बनावट, जो घुमावदार आकृति है उसकी शोभा को देख करके, घट्टा नाम वाले आकृति शोभाम आलोक्य, देख करके वाराणसी शोभाम प्रशंसनित, बनारस की शोभा की प्रशंसा करते हैं। यही आया था ना विदेशी गण वाला के लिए। तो ये हो जाएगा वलय प्लस आकृति, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा, फिर वही नियम रहेगा। अंतिम है वाग्धारा, वाग्धारा, यहाँ हो जाए वाक प्लस धारा, वाक प्लस धारा, क का ग हो जाता है। क्या हो जाएगा क का ग, तो हो जाएगा वाक धारा। ठीक ना। एक सूत्र आपका है कलाम जसोयंती, तुम्हारी रूपी धारा, इसे जस्त संधि हो जाएगा। कौन सी संधि है, जस्त संधि। जस्त नहीं है, ऐसा है, जस्त संधि, ठीक ना। जिसमें जस आदेश हो जाता है, जलाम सूत्र से वाग्धन धारा, वाग्धारा बन जाएगा। ठीक है, आपका संधि वाला वही पद हो गया। फिर नीचे लिखा है समास, विग्रह सहित समास बताना, ये दिया हुआ। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, पहले ऊपर वाला सभी रेजर कर लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी समझ। तो आराम से आप लोग देख करके, समझ करके तो अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। यहीं से आपका जो 20 नंबर का वैकल्पिक प्रश्न आता है वो भी यहीं से हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो अन्य बचा हुआ है वो तो हो ही रहा है आपका। ठीक है, देखिए लिखा है समास विग्रह पहले है। अच्छा, हिंदी के छात्र अभी समास और समास विग्रह नहीं जानते होंगे, ठीक ना। विग्रह मतलब होता है समासिक, जैसे संधि विच्छेद होता है वैसे ही समास विग्रह होता है। संधि विच्छेद में वर्णों को अलग किया जाता है और समास विग्रह में पदों को अलग किया, क्योंकि संधि हमेशा वर्णों के बीच में होती है और समास पदों के बीच में होती है। तो जो जुड़ेगा वही अलग होगा, और जहाँ वर्ण जुड़ा वहां वर्ण अलग हुआ, और जहाँ पद जुड़ा वहां पद अलग हुआ। कहा कि गीर्वाण वाण्याः माने संस्कृत वाणी, कहा ज्ञान विज्ञान विषयाणाम विमल सलिल तरंगायाः
तव से साटिका, 4 शब्द दिए हुए हैं। अब देखिए, जैसे पहले ये देखिए, विमल सलिल गंगायाह, अरे तरंगायाह किसकी विशेषता है? ये तो गंगायाह की विशेषता, वहां आया था ना, यम विमल सलिल तरंगायाह गंगायाह कुले स्थिता इयम नगरी, यह नगरी वाराणसी नगरी पवित्र जल अवतरंगों वाली गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका यह क्या हो जाएगा? विशेषण। तो आप जानते हैं जब विशेषण विशेष का भाव होता है तो वहां कौन सा समास होता है? विशेषण और विशेष। देखिए, जब विशेषण और विशेष दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, तब तो हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो, कर्मधारय। और जब विशेषण अलग हो, माने विशेषण ही पद का प्रयोग किया गया हो और विशेष का नहीं, अर्थात विशेष्य पद साथ में न हो, खाली विशेषण हो। तो दशानन कहा गया, तो दशानन ही सिर्फ है, दशानन रावण ऐसा नहीं कहा, सिर्फ दशानन। तो 10 आनंद है, मिसमुख है जिसका, वह अर्थात रावण। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कर्मधारय में क्या होता है कि जब विशेषण विशेष दोनों एक ही साथ ही रहे, जैसे पीताम्बरम, 2 शब्द हैं, एक पीत है एक अंबर है, पीत वाला शब्द दीर्घ संधि हो जाएगा, तो पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। तो वस्त्र की विशेषता क्या है? वो पीला है। यहाँ दोनों पद आ गए, विशेषण भी आ गया, पीत, पीत क्या हो जाएगा? उसका विशेषण हो जाएगा। और अंबर जो होता है उसका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ये विशेषण है और ये विशेष्य है। मतलब ये कि जब ये विशेषण और विशेष दोनों एक ही पद में युक्त होकर के आ जाएं, एक पद बन करके आ जाएं, तो समास क्या होगा? कर्मधारय। लेकिन जब यही अलग हो जाए, सिर्फ विशेषण हो विशेष हो ही ना, तब क्या होगा? बहुव्रीहि समास। तब क्या होगा? बहुव्रीहि, जैसा कि इसमें बता दिया गया है। तो ये किसका हो जाएगा? विशेषण है, यह विशेषण है आपका गंगा का, इसलिए यहाँ हो जाएगा ती। ऐसे आप इसका अगर विग्रह करना चाहेंगे, इसका अर्थ यही निकलेगा कि पवित्र जल तरंगों वाली और गंगा। तो ऐसे लिखिए, विमल सलील तरंगाया, अरे तरंग माने पवित्र जल और तरंगों वाली है जो, वह ना, यस्याह साह जोड़ देंगे आप, यस्याह साह, सातेता रूप बनता है। विमल सलिल तरंगा, तरंगाया नहीं, तरंगाया नहीं कर देंगे क्योंकि वो तो साथ में आ गया। ऐसे कर देंगे, विमल सलिल तरंग, ठीक ना, तरंग होता है ना, विमल सलिल तरंग गाया यस्या साह। ऐसे ही लिख सकते हैं आप कि विमल सलिल माने कि पवित्र जल और तरंगों वाली है जो, वह ना। तब ऐसे विमल सलिल तरंग, तरंग तरंगा लिख दीजिए, ठीक ना। एक इसका क्या कर देंगे? अर्थात आप ऐसे लिखिए कि विमल सलिल तरंगा, ठीक ना, तरंगा माने पवित्र जल है, पवित्र जल और पवित्र तरंग वाली जल से युक्त है जो, वह। तो विमल सलिल तरंगा यस्याह साह, ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा। कहा ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान के विषयों में। तो ज्ञान विज्ञान विज्ञान विषयाणाम, यहाँ हो जाएगा आपका
ज्ञान और विज्ञान के विषय में, तो यहाँ सप्तमी तत्पुरुष हो जाए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। गिरवाण वाणी में से संस्कृत भाषा, संस्कृत वाणी, ठीक ना, कैसी वाणी है तो संस्कृत वाणी है, तो यहाँ कर्मधारय हो। ये आपका हो जाएगा कर्मधारय, यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष, यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब कौशेय साटिका, कैसी साड़ी तो रेशमी साड़ी, ये भी विशेषता है, यहाँ भी कर्मधारय, क्योंकि विशेषण विशेष दोनों है। वाणी की विशेषता क्या है कि वह संस्कृत भाषा है, और साटिका में साड़ी की विशेषता कि वह बनारसी साड़ी है, रेशमी साड़ी, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक ना, आप इसका आप समास का समास बता देंगे, इसमें कौन सा समास है, ठीक ना। कवशे साड़ी मीन्स कौशे मीन्स रेशमी, कौशेया कौशेयानी साटिका ना, अर्थात रेशमी साड़ी, बस इतना है। गिरवाण वाण्या, गिरवाण वाण्या, ठीक ना। अच्छा, समास विग्रह चलिए देख लेंगे, लेकिन आप समास खाली इतने बता दीजिएगा, कर्मधारय कर्मधारय तत्पुरुष और बहुव्रीहि, इतना इसमें है, ठीक। तो अब तक आपका जितना भी प्रश्न था, उन सारे प्रश्नों को हमने अच्छे से विस्तार से हल कर दिया है। आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए, पढ़िए, समझिए। बाकी अगले वीडियो के लिए तब तक आप हम अगले वीडियो को, अगले चैप्टर को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। नमः माहेश्वराय।